नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। राष्ट्रपति पद को लेकर बहुत गहमा-गहमी भारतीय जनता पार्टी ने और विपक्ष ने भी साझा उम्मीदवार घोषित कर दिया। दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं कि हम जीतेंगे। नतीजा क्या होगा ये तो अभी कुछ दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। हम आज बात कर रहे हैं विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जी की। बहुत काबिल, बहुत योग, बहुत सुलझे हुए और बहुत विद्वान हैं सिन्हा जी। क्लास 1 अफसर थे, IAS में रहे और नौकरी छोड़ के राजनीति में है। इस तरह के कम ही लोग होते हैं कि राजनीति में आमतौर पर जब नौकरशाह आए हैं राजनीति में, आप अगर परसेंटेज निकालेंगे तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो नौकरी छोड़ी उन्होंने और फिर राजनीति में आए और राजनीति में भी सफल हो गए। लेकिन यशवंत सिन्हा ऐसे ही हैं। वाजपेयी जी के बड़े करीबी मित्र माने जाते थे और ममता बनर्जी उनको ले गई। फिर उन्होंने कहा कि मैं TMT छोड़ रहा हूँ, साझा उम्मीदवार बनाया गया उनको और एक बड़ा नाम है जिनकी दुनिया भर में उनकी योग्यता की, उनकी विद्वता की बात होती है। तो एक बार 4 PM ने हमने इनवाइट किया उनको कि कुछ मुद्दों पे, कुछ वर्तमान माहौल पे हम उनके विचार जानना चाहते थे और मुझे बड़ी खुशी है कि यशवंत सिन्हा जी ने तुरंत मेरे प्रस्ताव को स्वीकार किया। चैनल पसंद करते हैं वो, और फिर हमने यशवंत सिन्हा जी से इन मुद्दों पे बात की। कुछ महीने पहले का वीडियो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि चूँकि सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति भारत सरकार का और राष्ट्रपति पद के एक साझा विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में वो प्रत्याशी हैं। अगर आज की तारीख में सारा विपक्ष का मत और NDA का मत देखेंगे तो यशवंत सिन्हा जी के पक्ष में पड़ना भारी है, ये बात अलग है। सब लोग मान रहे हैं कि जीत भाजपा के प्रत्याशी की होगी क्योंकि पूरा विपक्ष एकजुट कभी रह नहीं पाएगा। लेकिन जो भी हो, जो चुनाव हो, आना जीतना हारना अलग विषय है, लेकिन एक योग व्यक्ति को सुनना, उससे बात करना हमेशा कुछ सीख देता है। हमने भी यशवंत सिन्हा जी से बात की तो काफ़ी खुशी महसूस की। आइए देखते हैं, सुनाते हैं आपको यशवंत सिन्हा जी का पूरा वीडियो। मैं आभारी हूं उन तमाम लाखों दर्शकों का जो लगातार हमारे चैनल को देखते हैं, हमारी डिबेट में जुड़ते हैं और आप सबकी बेहद डिमांड पे हमने दिल्ली के गलियारों की बातचीत आज से ही शुरू की है। लुटियंस जोन, जिसको प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बहुत कमेंट के रूप में लुटियंस जोन कहते हैं, उन्हीं लुटियंस जोन की बातें हम करेंगे रोज। और आज एक खास मेहमान हमारी इस शो की शुरुआत कर रहे हैं। मैं बड़ा आभारी हूं कि आज उस पर्सनालिटी को मैंने अपने शो में बुलाया है जिसको पूरा देश उसकी हिम्मत के लिए सराहता है, सराहना करता है। और मेरे साथ है आज देश के पूर्व वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, आप जानते हैं यशवंत सिन्हा जी का नाम, बहुत जाना माना नाम है। आज मेरे शो के खास मेहमान हैं और अभिषेक कुमार जी शो को होस्ट करेंगे, कल से वही इसी कमान संभालेंगे। अभिषेक जी जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, यशवंत जी हमारे शो में शामिल हो गए हैं। बड़ा सौभाग्य है कि आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं लोटियंस अड्डे की और यशवंत जी हैं, तो आप शुरुआत करिए। अभिषेक जी, सवाल आप करिए आज। सबसे पहले यशवंत जी का YouTube के लोटियंस अड्डे पे बहुत बहुत स्वागत। और इतना लंबा प्रशासनिक अनुभव और राजनीतिक अनुभव, इन सब को देखते हुए और देश के राजनीतिक हालात के देखते हुए पहला सवाल मैं यशवंत जी से यही करना चाहूँगा कि क्या वाकई इस देश में अघोषित इमरजेंसी के हालात बन गए हैं? क्योंकि कोई किसी की सुन नहीं रहा है, संसदीय समितियां ठप हैं लगभग। पूरे देश में सिर्फ 2 लोग और प्रधानमंत्री कार्यालय पूरे देश को संचालित कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाएं एक तरह से पूरी तरह पंगु बना दी गई हैं। CAG के ऊपर देखिए कि वो PM केयर फंड की जांच नहीं कर सकता। ऑफिस ऑफ गवर्नर्स की क्या स्थिति बना दी गई है। इन सब पर मैं यशवंत जी की प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत आप दोनों का धन्यवाद, संजय जी और अभिषेक जी, कि आपने इस प्रोग्राम की शुरुआत करते समय मुझे आमंत्रित किया इसको शुरू करने के लिए। लुटियंस अड्डा इसका नाम है ना? जी। हाँ, तो लुटियंस गैंग या खान मार्केट गैंग तो बहुत एक बदनामी की चीज आजकल हो गई है, तो उसके लिए भी मैं आपको साधुवाद दूंगा कि आप लोगों ने हिम्मत की और इसका नाम रखा लुटियंस अड्डा। बहुत सारे सवाल आपने पूछे, लेकिन मुख्य रूप से आपने ये पूछा कि क्या देश में अघोषित इमरजेंसी है। तो मैं मानता हूं कि है, अघोषित इमरजेंसी है। और सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचूंगा उन संस्थाओं की ओर जिन संस्थाओं के ऊपर जिम्मेदारी है, जवाबदेही है
हमारे प्रजातंत्र को बनाए रखने को, अक्षुण्ण बनाए रखने, वो संस्थाएं कैसे पंगु कर गई हैं, हो गई हैं। आपने पार्लियामेंट का जिक्र किया। पार्लियामेंट एक जीवंत संस्था होती थी जहां पर की बहस होती थी, उसका चलता था बहुत दिनों तक, साल में सेशन चलता था, सरकार को जवाब देना पड़ता था, उत्तर देना पड़ता था प्रश्नों का, जब जो डिस्कशंस होते थे उसके। और उससे भी ज़्यादा जोर दे के मैं इस बात को कहूँगा कि पार्लियामेंट में जो स्टैंडिंग कमिटीज बनी 93-94 में, मतलब आज से 27-28 साल पहले, उन पार्लियामेंट्री कमिटीज जिनके माध्यम से पार्लियामेंट का बहुत सारा काम मीडिया से रूबरू नहीं होते हुए, बैकग्राउंड में रहते हुए हम लोग किया करते थे, वो पार्लियामेंट्री कमिटीज लगभग समाप्त हो गई, उनका फंक्शनिंग समाप्त हो गया और इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। मैं आपको आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो पार्लियामेंट्री रिसर्च सर्विस एक है, पीआरएस ने एक पड़ताल की और पड़ताल के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया। उसमें उन्होंने कहा कि यूपीए के 10 साल में 2004 से 2014 तक अगर लगभग 75% कानून जो दोनों सदनों में पेश होते हैं वो स्टैंडिंग कमिटीज को रेफर किए गए फॉर एग्जामिनेशन एंड रिपोर्ट। तो मोदी जी के कार्यकाल में, पहले 5 साल के कार्यकाल में, वो घट के हो गया 25%, 75% से घट के हो गया 25%। और पिछले 2 सालों में एक भी कानून जो संसद में पेश किया गया वो स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेजा गया। उसमें ये तीनों कृषि कानून भी हैं जो पहले ऑर्डिनेंस बने और बाद में उनको कानून का रूप दिया गया, दोनों सदनों से पास करा गया। राज्यसभा में कैसे पास हुआ आप हम अवगत है, लेकिन एक भी कानून का मसौदा ड्राफ्ट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज को नहीं भेजा गया। और इस तरह पार्लियामेंट की फंक्शनिंग जो है वो बिल्कुल बेकार हो गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि सदन में कितने देर तक बहस होगी किसी इशू पर। बहुत बहस होगी तो 4 घंटे की बहस होगी, लेकिन जो रियल एग्जामिनेशन होता था खास करके कानून का, वो होता था स्टैंडिंग कमिटीज में। मैं खुद जब ऑपोजिशन में था 2014 तक, तो मैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस का अध्यक्ष था और मुझे याद है कि हम लोग बेदम होते थे, थक जाते थे कानूनों के मसौदे पर विचार कर करके, क्योंकि जाहिर है कि सरकार के लोग कहते थे जल्दी से जल्दी रिपोर्ट दे दो, तो वो सब समाप्त हो गया। तो पार्लियामेंट का जो फंक्शनिंग था वो पंगु हो गया। जुडिशरी का हाल आपसे हमसे छिपा नहीं है और मैं जोर दे के इस बात को आपके चैनल पर कहना चाहता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस ये राज्यसभा में नॉमिनेट होने को एक्सेप्ट कर लेता है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य का दिन हमारे जुडिशरी के लिए नहीं हो सकता है, हमारे लोकतंत्र में। मीडिया का क्या हाल है, आप तो हिम्मत दिखा रहे हैं, बात कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, मीडिया का वही हाल हो गया। तो जितनी स्वतंत्र संस्थाएं हैं उनको पंगु कर दिया गया है, डिसेबल कर दिया गया है। और फिर भी हम प्रजातंत्र हैं। किस तरह के प्रजातंत्र हैं? आंतरिक प्रजातंत्र जो भारतीय जनता पार्टी है, उसमें आंतरिक प्रजातंत्र कहाँ है आज? आपको पता है कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक कब हुई थी? कभी याद पड़ता है आपको कि हाल के दिनों में हुई थी? 3 महीने में एक बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक होना अनिवार्य है संविधान के मुताबिक। अब मुझे पता है कि 2019 के बाद से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक ही नहीं। तो जहां आपको उत्तर देना पड़ता है, आपको अपनी जवाबदेही का परिचय देना पड़ता है, उन सबको आपने
अगर बिल्कुल खत्म कर दिया तो फिर आप किसके प्रति जवाबदेह हैं? 7 साल में प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी मीडिया को फेस किया है? उन पत्रकारों को छोड़ दीजिए जो उनके सामने साष्टांग करके सवाल पूछते हैं कि हुजूर मालिक, अगर आपका आदेश हो तो मैं आपके खिदमत में क्या ये सवाल पेश कर सकता हूं? ऐसे लोगों को छोड़कर उन्होंने कभी मीडिया को फेस किया? तो मुझे लगता है कि प्रजातंत्र का जो बेसिस है, जो मूल मंत्र है, वो है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। और वो जवाबदेही खत्म हो गई तो किस तरह का प्रजातंत्र हमारे देश में बचा? यशवंत जी, ये हालात हुए क्यों? आप भी उस पार्टी के उन लोगों में से थे जो प्राइम मिनिस्टर के सबसे करीबी लोगों में से थे। उस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए आप आए थे, और आप जैसे ब्यूरोक्रेट अगर पॉलिटिक्स में आते हैं तो बड़ी उम्मीदें भी होती हैं। क्या लगता है उस इतनी नैतिक वाली पार्टी, उतनी आइडियल पार्टी, ये खत्म क्यों हुई? क्या कारण रहा इसके पीछे? नेतृत्व तो बदल गया। मैं आपको बताता हूं, मैं आडवाणी जी अध्यक्ष थे, वाजपेयी जी पार्टी के नेता थे देश में। इन लोगों के साथ हमने काम शुरू किया था। मैं भारतीय जनता पार्टी में उस समय आया और उस समय मैं स्पोक्स पर्सन भी होता था, प्रवक्ता था भारतीय जनता पार्टी का। तो रोज सुबह हम लोग मिलते थे आडवाणी जी के कमरे में। रोज सुबह चर्चा होती थी, जो भी सीनियर लीडर वहां पर होता था दिल्ली शहर में, वो लोग मिलते थे और अपने विचार रखते थे। फिर जो भी उस दिन का प्रवक्ता था वो जाके मीडिया को संबोधित करता था। विचार विमर्श आपस में होता था। अब किससे विचार विमर्श हो रहा है? नहीं हो रहा है। अटल जी के समय में, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं वित्त मंत्री बना। मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं था देश का, लोकसभा अपना जीत कर आया था, लेकिन बहुत कोई बड़ा नेता मैं उस समय भी नहीं मानता था, आज भी नहीं मानता। मैंने स्टेट वैट लगाने के लिए, वो टैक्स जो होता है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, उसको लगाने के लिए मैंने तय किया कि मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई जाए। तो मैं दौड़ा भागा क्या अटल जी के पास गया कि सर मैं बुलाना चाहता हूं, आपकी अनुमति है कि नहीं, या आप क्या हमको आप आएंगे उस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करने के लिए? नहीं, मैंने स्वयं तय किया कि मैं मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाना चाहता हूं और मैंने मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई और स्वयं उसको संबोधित किया। और उसके बाद उस बैठक में हम लोगों ने मैंने तय किया कि हम लोग मुख्यमंत्रियों की एक समिति बनाएंगे जो इस विचार पर आगे काम करेगी। और उस समिति का हमने अध्यक्ष बनाया ज्योति बाबू को, जो सीपीएम के नेता थे, बंगाल के मुख्यमंत्री थे। तो क्या मैं पूछने गया अटल जी से कि सर मैं इनको बना रहा हूं, बनाऊं कि नहीं बनाऊं? नहीं, मैंने स्वयं तय किया। अटल जी के समय में मंत्रियों को इतनी स्वतंत्रता थी कि अपने अपने मंत्रालय में वो अपना काम करे। अच्छा काम होगा, बुरा काम होगा, वो अंत में प्रधानमंत्री के निर्णय के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन काम करने में कहीं कोताही नहीं थी। आज क्या मैं आपसे पूछता हूं चुनौती देकर कि कोई मंत्री है बड़ा से बड़ा इस कैबिनेट में जिसको हिम्मत है कि वो मुख्यमंत्रियों की बैठक बुला ले और प्रधानमंत्री की अनुमति नहीं ले और प्रधानमंत्री के जाकर पांव नहीं पकड़ ले कि हुजूर मालिक आप आइए और इसका उद्घाटन कीजिए? ये फर्क है उस भारतीय जनता पार्टी में और आज की भारतीय जनता पार्टी में। उस समय की भारतीय जनता पार्टी सहमति के आधार पर चलती थी, आज की भारतीय जनता पार्टी डंडे के आधार पर चलती है। यशवंत जी, आपने दो बहुत बड़े नेताओं के कैबिनेट में काम किया है, जो इस देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं। आपको उस कैबिनेट का हिस्सा रहने का सौभाग्य प्राप्त है जिसने टीएन शेषन को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया था। और आज के चुनाव आयोग के कामकाज को खासकर बंगाल चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आपने काफी करीब से देखा है। उस पर आपका क्या ख्याल है? टीएन शेषन ही वो व्यक्ति थे जिसने जब गुजराल साहब के खिलाफ पटना में चुनाव लड़ रहे थे, केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने कहा कि चुनाव में गड़बड़ियां हुई है, तत्काल पटना का चुनाव रद्द कर दिया गया, जो करीब 1 साल बाद हुआ। तो आज के चुनाव आयोग के क्रियाकलाप को आप किस प्रकार देखते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ, पटना के चुनाव में
जिसमें मैं भी एक उम्मीदवार था। काफी धांधली हुई, बाकी जितने उम्मीदवार थे उन लोगों ने भी चुनाव आयोग को इसकी सूचना दी, मैंने भी सूचना दी, और शाम होते होते टीएन सेशन ने उस चुनाव को काउंटरमांड कर दिया, उस चुनाव को रद्द कर दिया। लेकिन आज के दिन क्या हिम्मत है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जो आज के मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय हैं, उनको मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर बैठे रहने का क्वालिफिकेशन है? कौन सा चुनाव का अनुभव है उनके पास? वो तो इनकम टैक्स से पदाधिकारी हैं, वो तो सीबीडीटी के चेयरमैन हुआ करते थे। एक आईएएस ऑफिसर के रूप में मैं भी एक आईएएस ऑफिसर था। हम लोग चुनाव कराते थे और चुनाव का अनुभव होता है आईएएस ऑफिसर्स को, तो वो अगर जाके वहां बैठे तो बात समझ में आती है। लेकिन उसमें भी चुनकर सड़ियल ऑफिसर्स को नहीं, अड़ियल ऑफिसर, जैसे टीएन सेशन थे, अड़ियल ऑफिसर को वहां पर बैठाइए जो आपकी भी बात नहीं माने। अगर आप गलत बात कह रहे हैं तो आपकी भी बात नहीं माने, इस प्रकार के अफसर को वहां पर बनाइए, चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त। उसके बाद आप देखिए कैसे चुनाव आयोग काम करता है। इस चुनाव आयोग में किसी को भरोसा है क्या? किसी को भरोसा नहीं है। अब मुझे तो 0% भी भरोसा नहीं है इस चुनाव आयोग में। लेकिन सर 1-1.5 साल के लिए क्यों सीईसी बनाए जा रहे हैं? पहले जैसे आप लोगों ने बनाया टीएन सेशन को, उस दौर में तो ऐसे आईएएस अधिकारियों को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाता था जो कम से कम 6 साल का कार्यकाल या 65 साल की उम्र तक, 5 साल तो रह ही लेते थे कम से कम। आज ऐसा क्यों किया जा रहा है? एडवोकेजम क्यों चल रहा है? 1-1.5 साल में हटाओ, कोई दूसरा आ जाए। बिल्कुल सूट करता है ना सरकार को कि वो जो आदमी जो मुख्य चुनाव आयुक्त रहेगा वो पूरी तरह से इनके थंब के नीचे रहेगा, क्योंकि एक परंपरा बनी हमारे मुल्क में जो सही मैं नहीं मानता हूँ कि आप मुख्य चुनाव आयुक्त हैं तो उसके बाद आपको कुछ और भी पद दे दिया जाएगा। आप कहीं के गवर्नर बन सकते हैं, आप राज्यसभा में लाए जा सकते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त होने के बाद भी अगर उम्मीद लगी हुई है कि रिटायरमेंट के बाद हमें कुछ मिल जाएगा, तो आप सरकार के थंब के नीचे रह के काम करेंगे, और टीएन सेशन ऐसा काम नहीं करेंगे। 2 प्रधानमंत्रियों के साथ आपने काम किया, चंद्रशेखर जी और वाजपेयी जी के साथ, और उस समय में कंसेंसस के 2 उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक अयोध्या मुद्दे पे एक कमेटी बनी थी जिसमें 3 पूर्व मुख्यमंत्री थे, 3 मुख्यमंत्री थे, मुलायम सिंह जी थे, भैरव सिंह जी थे, शरद पवार जी थे। मोटे तौर पे कहे तो सत्तारूढ़ दल और बाकी दोनों बड़े पार्टियां, जो दोनों बड़ी पार्टियां थी, उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, और उनको कहा गया कि आप इस मुद्दे पर दोनों पक्षों से बात कर मामले को सॉर्ट आउट कीजिए। और शायद आपको ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि कुछ लोग दावा करते हैं कि लगभग वो सोल्व हो चुका था। तो ज्यादा बेहतर आप ही बता सकते हैं सर, क्योंकि आप कैबिनेट में थे। दूसरा, जब कंधार की क्राइसिस हुई, कंधार क्राइसिस में भी अटल जी ने ऑल पार्टी मीटिंग की अहमियत को छोड़ा नहीं। सभी पार्टियों के लोगों से सलाह ली और एक ही कंसेंसस सामने आया कि लोगों की 155 लोगों की जान सबसे पहले है। तो क्या आज की सरकार में कंसेंसस कहाँ है? और उन दोनों प्रधानमंत्रियों की तुलना में आज के प्रधानमंत्री को आप कहाँ पाते हैं? अब बहुत बड़े बड़े लोगों का आपने नाम लिया है, चंद्रशेखर जी और अटल बिहारी वाजपेयी। ये देश के कोई मामूली नेता नहीं थे। ये लोग जमीन से उठकर उस कुर्सी पर पहुंचे थे, और उनका जीवन जो था एक खुली किताब थी। सब कुछ पता था उनके बारे में। आज के प्रधानमंत्री के बारे में आप कितना जानते हैं मैं तो नहीं जानता हूँ। कहाँ चले गए, बीच में क्या हो गया, हिमालय में गए कि कहाँ गए, किसी को पता नहीं है। तो मैं तो सबसे पहले ये बात कहूंगा कि देश कितना जानता है अपने प्रधानमंत्री को? शायद नहीं जानता है, क्योंकि सारी बातें सामने नहीं आई हैं। और अटल जी और चंद्रशेखर जी की तरह तो ये खुली किताब नहीं है। दूसरी बात कि उन लोगों की जो एक समझ थी इस देश के बारे में, इस देश की समस्याओं के बारे में, वो समझ के आज के प्रधानमंत्री में है। मैं बहुत माफी के साथ कहना चाहूंगा कि नहीं है। तीसरी बात, आपने कही कंसेंसस की बात। चंद्रशेखर जी ने वो कमेटी बनाई,
अटल जी 22 दलों को साथ लेकर सरकार चलाने का काम उन्होंने किया था। तो वो कंसेंसस में विश्वास करने वाले लोग थे, सहमति, सबको साथ लेकर चलो। आपने कांग्रेस पार्टी का जिक्र किया कि उनको बुलाकर उन्होंने बातचीत की थी कंधार के मुद्दे पर, उसी पर नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल उठा था एक बार, और अमेरिका का बहुत दबाव था हमारे ऊपर कि भारत अपनी सेना को इराक भेजे। जब इराक का युद्ध चल रहा था, याद है ना आप लोगों को, बहुत दबाव था कि इराक में भारत की फौज जाए, और फौज नहीं जाए तो कम से कम मेडिकल टीम भेज दीजिए। और इस मुद्दे पर भी अटल जी ने सोनिया गांधी और उनके कॉलीग्स को बुलाया और उनकी राय ली। मैं खुद प्रेजेंट था उस मीटिंग में, कैसा हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कंसेंसस की बात जहां होती है, तो मैं आपको बताऊं, मैं उस समय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर था कि कांग्रेस पार्टी ने, पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ और लगातार वो सेशन को डिसरप्ट करते रहे। किस ग्राउंड पर? उन्होंने कहा कि अमेरिका के ट्रूप्स जो इराक में घुस गए हैं आक्रमण करके, उसके खिलाफ भारत के संसद में एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए। उसको कंडेम करते, उसकी भर्त्सना करते। अब इस तरह का एक अजीब सा सवाल कांग्रेस पार्टी ने उठा दिया, कई दिनों तक पार्लियामेंट नहीं चला। मैं इसके पक्ष में नहीं था कि विदेश नीति के मामले में पार्लियामेंट का इस तरह का रेजोल्यूशन हो, लेकिन एक दिन हमको बुलाया अटल जी ने, और सुषमा स्वराज पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थी, हम दोनों को बुलाया और उन्होंने ये कहा कि भाई ये रोज रोज जो पार्लियामेंट डिसरप्ट हो रहा है वो मुझे पसंद नहीं है, आप लोग कोई रास्ता ढूंढो, जाके बैठो, कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करो, कोई रास्ता निकालो। तो फिर हम लोग वापस लौटे, कांग्रेस के नेताओं से बातचीत हुई, एक रास्ता निकला, एक प्रस्ताव भी पारित हुआ। हम लोगों ने स्वीकार कर लिया कि चलो प्रस्ताव पारित करते हैं, और उसका जो मसौदा था, ड्राफ्ट था, वो हम दोनों ने, कांग्रेस पार्टी और हम लोगों ने मिल के बनाया, फिर संसद से पास हुआ। तो एक रास्ता ढूंढा ना उन्होंने। ऐसा तो नहीं हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं हम जिद पर अड़े हैं और पार्लियामेंट चले या ना चले हमको कोई चिंता नहीं है। ये है कंसेंसस। आज कहाँ है कंसेंसस किसी मामले? यशवंत जी, आपने आज से तकरीबन 26-27 साल पहले सजपा छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी, और मुझे याद है कि एक इंटरव्यू में मैंने देखा था कि आपने कहा था कि जब मैं अडवाणी जी से मिला तो उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर जी से आपने पूछा है। तो क्या आज की भारतीय जनता पार्टी में अडवाणी जी वाला वो एथिक्स बचा है, या ये अडवाणी से अडानी तक का सफर तय कर चुकी है? देखिए, वहीं तक नहीं, अडवाणी जी ने केवल यही नहीं हमसे पूछा कि, या कहा कि आपने चंद्रशेखर जी से पूछा है कि नहीं। ज्वाइन करने के बाद जब मैं उनसे मिलता था तो अडवाणी जी हमसे एक ही सवाल पूछते थे, चंद्रशेखर जी से मुलाकात हुई, उन्होंने क्या कहा? तो अगली मीटिंग में इस सवाल का मुझे सामना नहीं करना पड़े, इसलिए मैं भाग कर गया भोंडसी, जहाँ चंद्रशेखर जी का आश्रम था, और जाकर उनसे हमने मुलाकात की। बहुत अच्छी बातचीत हुई। मैं नहीं कहूँगा कि वो बहुत प्रफुल्लित थे, आनंदित थे मेरे भाजपा ज्वाइन करने पर, लेकिन ठीक है, उन्होंने हमको प्रताड़ित भी नहीं किया। और उसके बाद जब अडवाणी जी ने पूछा कि चंद्रशेखर जी से आपकी मुलाकात हुई, बात हुई, तो मैंने कहा हाँ मुलाकात हुई, बात हुई। ये था उस समय। चंद्रशेखर जी अटल बिहारी वाजपेयी को गुरुदेव कहा करते थे, लोकसभा के भीतर भी। आडवाणी जी के साथ उनके बहुत मधुर संबंध थे, जो भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हों उसके बावजूद। और ये बड़ी बात मैंने चंद्रशेखर जी से सीखी, क्योंकि मैंने अपना राजनीतिक करियर, आप जानते हैं, चंद्रशेखर जी के ही नेतृत्व में शुरू किया था, उन्हीं के मेंटरशिप में मैं आगे बढ़ा। तो चंद्रशेखर जी से मैंने ये सीखा कि भाई तुम्हारा और किसी और का राजनीतिक मतभेद हो सकता है, लेकिन उसको व्यक्तिगत मतभेद में कभी परिणत मत होने दो, बिल्कुल अलग रखो दोनों को। संजय गांधी का जब प्लेन गिरा तो अस्पताल सबसे पहले अगर कोई नेता पहुंचा इंदिरा गांधी के बाद तो चंद्रशेखर जी पहुंचे। तो वो लोग बड़े लोग थे, बहुत बड़े लोग थे,
उस कद के लोग अब होते नहीं हैं। आपने अपने मेंटर और गुरु के तौर पे चंद्रशेखर जी का जिक्र किया, और मैं इसी से जुड़ा एक अगला सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरी जिज्ञासा है कि बैंकों के नेशनलाइजेशन के मुद्दे पे उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा, जिसकी परिणति अंततः बैंकों के 14 बैंकों के नेशनलाइजेशन के रूप में हुई। उन्हीं 14 बैंकों में से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक भी है। कहा जाता है कि उस दौर में पुराने लोग बताते हैं कि देश में दिवाली जैसा माहौल था बैंकों के नेशनलाइजेशन के बाद समय, 19 जुलाई 1969 को जब अध्यादेश आया बैंकों के नेशनलाइजेशन का था। और आज कैसे हालात पैदा हो गए कि इन दो बैंकों को बैंक पहले चरण में करना, तो सरकार की मंशा तो सभी नेशनलाइज बैंकों को प्राइवेट करने की है, और ये जानते हुए जब कई आर्थिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि 2007-8 में जब लेहमन क्राइसिस आई, उस समय ये नेशनलाइजेशन और आरबीआई के नॉर्म्स ही थे जिस वजह से भारत के बैंक बच गए। फिर इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया जा रहा है? आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत के बैंक उस क्राइसिस से अछूते रह गए थे, क्राइसिस के पार्ट नहीं बने, जो कि एक ग्लोबल क्राइसिस था, क्योंकि कुछ एक मानक हुआ करते थे जिनके आधार पर ये नेशनलाइज बैंक्स चलाए जाते थे। सरकारी बैंकों या सरकारी विभागों के बारे में उनकी बड़ी बदनामी होती है कि बेकार के लोग हैं, कुछ नहीं करते हैं, जनता की सेवा नहीं करते हैं। लेकिन मैं स्वयं वित्त मंत्री रहा हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि बैंकों का एक तो शाखाएं खुलना ग्रामीण क्षेत्र में, वो उसी नेशनलाइजेशन का असर था कि आज अब तो खैर बंद ही होने का सिलसिला शुरू हो गया है बैंक ब्रांचेस का, लेकिन उस समय जो बैंक ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे तो नेशनलाइजेशन के चलते पहुंचे। गरीब लोगों को ऋण देने का काम किया, वो उसके चलते हुआ। और कोई भी अगर अच्छा एंटरप्रेन्योर या उद्योगपति, छोटा उद्योग लगाने वाला व्यक्ति बैंकों के पास जाता था तो उसको वहाँ सहायता मिलती थी। मुझे याद है कि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र हजारीबाग के गांव में था और मीटिंग कर रहा था, तो मैंने कहा कि मैंने किसान क्रेडिट कार्ड की योजना लागू की है कि किसान को क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो वहाँ बैठा हुआ था एक किसान, उसने कहा साहब मैं बैंक में गया था और मुझे नहीं दिया क्रेडिट कार्ड। तो मैंने तुरंत उस मंच से उतर के उस किसान के पास में गया, मैंने कहा किस बैंक ने नहीं किया? तो एक बैंक था वहाँ, नेशनलाइज बैंक का ब्रांच, वहाँ मैं खुद पैदल उस किसान के साथ गया और ब्रांच मैनेजर से मैंने पूछा कि आपने क्यों नहीं इसको किसान क्रेडिट कार्ड दिया, और अभी बैठ के इसकी जितनी औपचारिकता है पूरी करके इसको दीजिए किसान क्रेडिट कार्ड। तो ये जो जन उपयोगी योजनाएं बनी और उनको बैंकों का सहायता मिला, वो केवल इसी के लिए मिला कि नेशनलाइजेशन हुआ था बैंक्स का। अब देखिए, नेशनलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के बीच में हम लोगों को बराबर, जो भी व्यक्ति सत्ता में बैठा हो उसको देखना पड़ेगा कि जनता का कल्याण ज्यादा किस में होगा। एक सिद्धांत के लिए ही नहीं कि हमने नेशनलाइजेशन कर दिया या उसके बाद हमने फिर प्राइवेटाइजेशन कर दिया। और आप जो दो बैंकों का जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जब तक इसके बारे में एक तार्किक युक्ति संगत नीति नहीं बन जाए कि इस देश में जो बैंक हैं, जिसमें कि अब तो कोऑपरेशन के मिनिस्टर भी बन गए हैं, उसमें कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं, उसमें नेशनलाइज्ड बैंक्स भी हैं, उसमें प्राइवेट बैंक्स भी हैं, उसमें फॉरेन बैंक्स भी हैं, एक सम्यक नीति बननी चाहिए कि हमारा बैंकिंग सेक्टर कैसे काम करेगा और अर्थव्यवस्था की जो जरूरतें हैं उसको कैसे पूरा करेगा। इसमें आपने अच्छा किया, आपने कह दिया। मेरा अगला सवाल यही था कि कृषि मंत्रालय से अलग करके कोऑपरेटिव को एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया और फिर उसे एक सरकार के एक ताकतवर मंत्री के हाथ में दिया गया, जिनके ऊपर कोऑपरेटिव के नोटबंदी के समय कोऑपरेटिव का एक मामला, कथित मामला सामने आया था। तो इसके पीछे राजनीतिक और आर्थिक, ये दोनों सरकार की क्या मंशा आपको लगती है? मुझे मंशा बहुत साफ नहीं लगती है। कहीं ना कहीं नीयत में गड़बड़ी है, क्योंकि कोऑपरेटिव तो आप जानते हैं एक ऐसा सब्जेक्ट है जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है।
केंद्र में कोऑपरेशन के मिनिस्टर को बनाने का क्या तुक है, और उसके बाद जो सरकार के सबसे ज्यादा पावरफुल मंत्री हैं प्रधानमंत्री के बाद, उनको आपने इसका चार्ज दिया, तो आपकी नीयत क्या है? क्यों नहीं संतोष गंगवार को कोऑपरेशन का मिनिस्टर बनाया? मैं ऐसे ही सवाल पूछ रहा हूं, इसलिए कि कहीं ना कहीं आपका उद्देश्य जो है वो गड़बड़ है। आप कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि कोऑपरेटिव मूवमेंट जो बहुत फैला हुआ देश भर में, उसका सरकारीकरण हो जाए, उसको अपने कंट्रोल में आप ले लें। उसमें बहुत सारा पैसा है बैंकों में, कोऑपरेटिव बैंक्स में, उसका दुरुपयोग करें। केतन पारी का स्कैम मेरे समय में हुआ था, मत भूलिए कि उसमें पैसा देने वाला बैंक जो था वो था अहमदाबाद का कोऑपरेटिव बैंक। अच्छा। तो सॉरी, तो इसलिए अगर कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर आपका कब्जा हो जाता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर आपने उसका जिक्र किया कि जो मंत्री महोदय को चार्ज मिला है उनके ऊपर ये भी आक्षेप लगा था जिसके कभी जांच ही नहीं हुई। मैं उम्मीद करता हूं कि एक दिन आएगा इस देश में जब उसकी जांच होगी। लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप देश के वित्त मंत्री रहे, 6 बार आपने बजट पेश किया, 2 प्रधानमंत्रियों के अधीन बजट पेश किया, और ऐसे हालात में जब आज की जो देश की अर्थव्यवस्था है, सेकेंडरी सेक्टर जिसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं उसमें गिरावट है, टर्शियरी सेक्टर जिसे सर्विस सेक्टर कहते हैं उसमें भारी गिरावट है, प्राइमरी सेक्टर जिसमें एक तरह से डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, जिसको अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं, क्षमता से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, उससे क्षमता से ज़्यादा लोगों को निकाल करके दूसरे सेक्टर में लोगों को लगाने की नीति तो दूर। इन तीनों सेक्टर में एक तरह से मंदी के हालात है। सरकार की तरफ से मांग और पूर्ति के बीच मांग और पूर्ति के बीच का जो गैप था उसे फुलफिल करने की बात तो दूर, अब मांग ही एक तरह से घट गई है, लोगों की आर्थिक हैसियत इस हालात में आ गई है। तो इसमें क्या आपको लगता है कि सरकार की नीति में खोट है, नीयत में खोट है, या इम्प्लीमेंटेशन में खोट है? मुझे लगता है कि आम लोगों के समझने के लिए बहुत सरल भाषा का इस्तेमाल करके अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करनी चाहिए। मैं कोशिश वही करता हूँ। इस देश में नोटबंदी हुआ 2016 में। अचानक एक दिन प्रधानमंत्री जी 8 बजे आए नेशनल चैनल्स पर, उन्होंने कहा नोटबंदी हो गया। ठीक है ना? नोटबंदी के बारे में आज कहीं चर्चा होती है? नहीं होती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था अगर नोटबंदी फेल हो गई तो जिस चौक चौराहे पर कहोगे मैं आ जाऊंगा, और जो भी दंड दोगे मैं उस दंड को भुगतने के लिए तैयार रहूंगा। अभी तक वैसा कोई चौक चौराहा देश में नहीं बना, लेकिन नोटबंदी लोगों के मन से, लोगों के दृश्य से गायब हो गया। देश में जो आज आप बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की, उसमें गिरावट शुरू हुई नोटबंदी के चलते। 2016-17 में हमको याद जहां तक है कि हमारा आर्थिक विकास दर सालाना 8% से अधिक था, और उस समय से जो गिरावट शुरू हुई तो होते होते प्री कोविड आने के पहले 2019-20 में वो 4% पर आ गई थी एनुअल ग्रोथ रेट। 8% पहले था, 8% से ज्यादा, उसका आधा हो गया 4%। और उसके बाद कोविड आ गया तो सरकार को एक बहाना मिल गया ये कहने का कि हम क्या करें, कोविड है, लॉकडाउन हो गया, सब कुछ बिखर गया। नहीं, बिखर तो उसके पहले गया था, और लगातार अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही थी, लगातार लोग बेरोजगार हो रहे थे, लगातार मांग घट रही थी। तो ये सारी दिक्कतें अर्थव्यवस्था में पहले से शुरू हो गई थी, और ये जरूर है कि कोविड के चलते और लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था में और तेजी से गिरावट आई। अब कोविड के चलते अर्थव्यवस्था में उसको ध्यान में रखते हुए किस प्रकार का लॉकडाउन करना चाहिए था, वो एक प्रश्न है जिस पर बहस होगी किसी दिन और विस्तार से चर्चा होगी। मैं केवल आपसे ये कहना चाहता हूँ आज के दिन कि मैंने एक ट्वीट किया था और मैंने कहा था कि जहां पर
एक सुनार स्वर्णकार के हाथों में जो हुनर होती है उसकी आवश्यकता थी, तो उसकी जगह पर हमने लुहार का हथौड़ा चला दिया। हथौड़ा चलाया तो सब कुछ फ्लैट हो गया। तो उसकी जिम्मेदारी भी सरकार के ऊपर है। जनता ने लॉकडाउन नहीं किया, सरकार ने लॉकडाउन किया, और वो भी अचानक, वो भी बिना किसी को कोई नोटिस दिए हुए। खैर, जो हुआ सो हुआ। लेकिन आज सरकार के पास क्या बहाना है कि कोविड हो गया। कोविड हो गया तो हमारी अर्थव्यवस्था में गिरावट जो थी वो नेगेटिव टेरिटरी में चली गई, -9%, 10% जो भी है। और इसी सिलसिले में मैं आपको कह दूं कि मैं सरकारी आंकड़ों पर विश्वास नहीं करता। लोग हंसेंगे, लेकिन सरकारी आंकड़ों पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि मेरे सामने अनेक उदाहरण हैं जिसमें आंकड़े आए और सरकार ने या तो उनको दबा दिया या उनको छेड़छाड़ करके पेश किया। तो ये काम जो पहले कभी नहीं होता था, वो काम आज के दिन हो रहा है। तो अर्थव्यवस्था में तो आप जानते हैं कि बहुत बुरा हाल है लोगों का। और सबसे बड़ी बात जो है अर्थव्यवस्था को जो गति देती है, जो चीज, वो है मांग, डिमांड। डिमांड होगा तब सप्लाई होगा, सप्लाई होगा तब गति आएगी अर्थव्यवस्था में। तो मांग ही नहीं है, मांग कोलैप्स कर गया, तो इसलिए सारी अर्थव्यवस्था संकट में है। सर, आपने सरकारी आंकड़ों की बात की। भारत के सरकारी आंकड़ों और डेटा पर तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी भरोसा नहीं कर रही। खुद भाजपा के सांसद और कभी आपके कैबिनेट कलीग रहे सुब्रमण्यम स्वामी ने भी सरेआम इस पर कहा था कि भारत के आंकड़े विश्वसनीय नहीं है, भारत सरकार के जो आंकड़े हैं। ऐसे हालात में, इस परिस्थिति में आपको तृणमूल कांग्रेस ही क्यों दिखाई पड़ा, जिसे आपने ज्वाइन किया बीजेपी छोड़कर? देखिए, मैंने तृणमूल कांग्रेस जब ज्वाइन किया था तो आपको याद होगा कि भीषण घमासान युद्ध चल रहा था बंगाल में, और डेली पैसेंजर थे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, दिल्ली से उड़कर जाते थे बंगाल में, कहीं ना कहीं मीटिंग करके वापस आते थे। और एक माहौल बनाया गया था पूरे देश में कि इस बार भारतीय जनता पार्टी तो बंगाल का चुनाव जीत ही जाएगी, अब की बार 200 पार और सरकार उनकी बन जाएगी। यही नहीं, जो भी प्रलोभन उन लोगों ने दिया हो, तृणमूल कांग्रेस के लोगों को वो तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करा रहे थे। आज जो बंगाल में विधानसभा विपक्ष के नेता हैं, वो कहाँ थे पहले? तो इसलिए लोगों को तोड़ तोड़ कर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराओ। उस समय इस युद्ध में मैंने सोचा कि अब ये सिर्फ बंगाल की लड़ाई नहीं रही, बंगाल में देश की लड़ाई लड़ी जा रही है, और उस देश की लड़ाई में मेरा योगदान होना चाहिए। और इसीलिए मैंने तय किया कि मैं तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करूंगा। और सचमुच में आज आपको मैं बताऊं तो मैंने डेरेक ओब्रायन को एक छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज भेजा था, जिसमें मैंने कहा था कि अगर मेरे ज्वाइन करने से एक सीट में भी फर्क पड़ता है तो मैं टीएमसी ज्वाइन करने को तैयार हूँ। और उसके बाद तुरंत इंतजाम हो गया, मैं कोलकाता गया और वहां पर मैंने टीएमसी ज्वाइन कर लिया। और आज के दिन मुझे खुशी है कि मैं उस लड़ाई में एक सिपाही के रूप में शामिल था, मैंने अपना योगदान दिया और कुछ तो फर्क पड़ा ही बंगाल के चुनाव। लेकिन यशवंत जी, क्या आपको ये नहीं लगता कि जो दिल्ली में समस्याएं हैं और जो देश में समस्याएं हैं, ये कहीं ना कहीं क्षेत्रीय छत्रपों के दिल्ली पहुंचने से शुरू हुई है? पहले जो देश का नेतृत्व करने वाले लोग थे, जो लोग प्रधानमंत्री बनते थे, उनका संसदीय जीवन, सेंट्रल हॉल की राजनीति 20, 30, 40 साल पुरानी होती थी। और अब कोई गुजरात मॉडल सेल करके आ रहा है, तथाकथित गुजरात मॉडल, को कोई बिहार मॉडल सेल करके आएगा, उसके बाद एक योगी मॉडल की बात हो रही है, कोई नवीन पटनायक मॉडल की बात करेगा। तो कहीं ना कहीं क्या आपको ये नहीं लगता कि ये भी एक समस्या के लिए जिम्मेदार है? क्योंकि दिल्ली में आइडिया ऑफ इंडिया की समझ रखने वाले व्यक्ति को सत्ता नहीं मिल रही है। अब कोई संसद की राजनीति करने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री आसानी से नहीं बन सकता। आपने एक बहुत ही मौलिक प्रश्न उठाया है। मैं नहीं मानता हूं कि कोई अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है और वो केंद्र में आ जाएगा तो सफल प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। नरसिम्हा राव का एक उदाहरण मेरे सामने आता है। मैं भी यही बात कर रहा था सर।
मैं भी यही बात कर रहा था। नरसिंह राव जी का 17 साल का संसदीय जीवन भी था, दोनों ममता था। बनर्जी का 27 साल का संसदीय जीवन भी है मुख्यमंत्री बनने के पहले। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। मौजूदा प्रधानमंत्री का संसदीय जीवन तो जिस दिन प्रधानमंत्री बने उस दिन से शुरू हुआ। हाँ, उसी दिन शुरू हुआ। इसलिए उन्होंने जाके मत्था टेका था वहां पर, जहां पर कि अब वो मंदिर ही रहेगा, उसमें पार्लियामेंट नहीं रहेगा, क्योंकि पार्लियामेंट तो कहीं और जा रहा है। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि ये सब एक व्यक्तित्व जो होता है ना किसी का, उस पर निर्भर करता है। और मैं मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो आज हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर सबसे ज्यादा जोर दिखाया तो किस क्षेत्र में दिखाया? देश के किसी मसले पर नहीं दिखाया। उन्होंने कोशिश की ये प्रूव करने की कि विदेश नीति में उनकी जितनी समझ है उतनी समझ देश के किसी प्रधानमंत्री को नहीं थी। पंडित नेहरू को भी नहीं थी, अटल बिहारी वाजपेयी को भी नहीं थी। और इसीलिए उन्होंने देश के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद वो विश्व विजय पर निकले। उनका अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा भारत से निकलकर दुनिया के देशों में गया और वहां पर उन्होंने कोशिश की कि दुनिया में अपनी धाक जमाए। और जो भक्त लोग हैं और भक्त मीडिया है या गोदी मीडिया है, उसने खूब प्रचार भी किया इसका कि देखिए किस तरह हमारे प्रधानमंत्री है, कैसी कैसी सोच है उनकी, कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे और विदेश नीति में कैसे उन्होंने अपना लोहा मनवाया दुनिया में। आज हम सब देख रहे हैं उसको, और जो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, चीन के साथ हमारे संबंध क्या है। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज्यादा समय इन्वेस्ट किया तो चीन के साथ संबंध सुधारने में किया। शायद वो सोच रहे थे कि शी जिनपिंग जो हैं चीन के राष्ट्रपति, उनके झांसे में उसी तरह आ जाएंगे जैसे कि देश के लोग आ गए, और फिर उसके बाद दोनों को नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा, क्योंकि भारत और चीन के बीच में बिल्कुल शांति हो जाएगी बराबर के लिए। क्या हाल हुआ चीन के साथ हमारा। और पड़ोस में मैं कह रहा हूं आपसे, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, हर जगह हमारी हालत खस्ता है विदेश नीति के मामले में, पड़ोस नीति के मामले में। श्रीलंका आज जाकर बैठ गया है चीन की गोद में। उसका हम्बनटोटा पोर्ट और कोलंबो पोर्ट दोनों आज चीन के कब्जे में हैं। वहां पर इन इलाकों में जो तमिल भाषा में साइन बोर्ड्स लिखे होते थे वो अब हटाए जाएंगे और सिंगाला और चाइनीज मैंडरिन में लिखे जाएंगे। वहां चीन की करेंसी चलेगी इन इलाकों में। तो कहाँ खड़े हैं हम लोग, कहाँ खड़े हैं विदेश नीति। तो मैं इस बात से सहमत हूं कि विदेश नीति ऐसा कोई विषय नहीं है कि आते के साथ कोई उसका मास्टर बन जाए, जैसे कि आज के हमारे प्रधानमंत्री ने कोशिश की। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपवाद नहीं है, अपवाद हुए हैं। और अगर आप केंद्र में रहे हैं, पार्लियामेंट के सदस्य भी रहे हैं, सरकार में नहीं भी रहे हैं, तभी आपको एक नेशनल आउटलुक मिलता है, एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आप अपनी बात रखते हैं, जो कि दुर्भाग्य से मोदी जी को नहीं उपलब्ध था। लेकिन यशवंत जी, एक सवाल मेरा यह है कि ये सारी परेशानियां तो हैं, लेकिन जो मौजूदा स्वरूप है, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि विपक्ष कहाँ है। यह एक कॉमन बात कही जाती है कि मोदी जी के मुकाबले कौन। अलग अलग राज्यों में अलग अलग छत्रप है, लेकिन जब पूरे परिदृश्य की बात करते हैं तो कॉमन मैन के मन में सवाल आता है कि विपक्ष है कहाँ पे, तो इसकी पूर्ति कैसे हो पाएगी। ये गलत सवाल अगर है जनता के मन में तो बिल्कुल ही गलत सवाल है। और मुझे लगता है कि हम लोगों को प्रयास करना चाहिए ये बात समझाने को कि हमारे देश में राष्ट्रपति नहीं चुना जाता है, हमारे देश में प्रधानमंत्री भी जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है,
हमारे देश में हम एमपी चुनते हैं लोकसभा के, जो जाते हैं चुनकर तो वहां अपना नेता चुनते हैं, और अगर वो मेजॉरिटी में है तो वो प्रधानमंत्री बनता है। तो संसदीय लोकतंत्र है, राष्ट्रपति वाला लोकतंत्र नहीं है। ये पहली बात। ये जरूर है कि समय समय पर हमारे संसदीय लोकतंत्र में ऐसे नेता हुए हैं जो लगा कि पूरा छा गए, और फिर लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई विकल्प कौन सा होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जनता पहले एमपीज को चुनकर भेजे, मेजॉरिटी दे, विकल्प तो निकल ही जाएगा। आप समझते हैं कि ऐसा कोई दिन आएगा जब लोग चुन के जाएंगे सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी में बैठेंगे और कहेंगे हम नेता ही नहीं चुनते, नेता नहीं चुनेंगे, प्रधानमंत्री कोई नहीं बनेगा। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी इस देश ने नेता चुना है जो प्रधानमंत्री बना है ना। तो इसलिए ये मान लेना कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, मैं तो जनता से, जो लोग ये सवाल पूछते हैं उनसे उलट मेरा सवाल ये है कि आप पहले हमको बहुमत दीजिए, फिर देखिए हम नेता चुन लेते हैं कि नहीं चुन लेते हैं। ये जो एक जाल है कि मेरे पास सो एंड सो, तुम्हारे पास कौन, ये राष्ट्रपति प्रणाली नहीं है, ये संसदीय लोकतंत्र है जहां एमपीज अपने नेता चुनते हैं। आप एमपी चुनिए, बहुमत दीजिए, नेता चुना जाएगा। लेकिन यशवंत जी, आप लोगों ने जब राजीव गांधी की सत्ता 400 से ऊपर की सीटें थी, उस वक्त भी आप लोगों को एक वीपी सिंह की खोज करनी पड़ी थी। आप उस समय जनता दल के स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे, नवगठित जनता दल के। तो क्या अब आपको लगता है कि ममता बनर्जी में देश का अगला वीपी सिंह बनने की क्षमता है? मैं दो पार्ट में इस सवाल का जवाब दूंगा। हम लोगों ने वीपी सिंह को नहीं बनाया, देश की जनता ने वीपी सिंह को बनाया। आप जानते हैं कि चंद्रशेखर जी जो मेरे मेंटर थे वो वीपी सिंह से ज्यादा सीनियर नेता थे, लेकिन देश की जनता ने वीपी सिंह को नेता बनाया, और वीपी सिंह के चलते ही हम लोगों को जो भी सीटें मिली थी उस समय जनता दल को वो सीटें मिली, और उसके आधार पर एक कोएलिशन बना, एक अलायंस बना जिसकी सरकार बनी। तो इसलिए हमारे देश में दो उदाहरण है, एक 77 का उदाहरण है जबकि चुनाव हुआ और जनता पार्टी जो तुरंत बनी थी या बनने चुनाव के बाद बनी उसका प्रधानमंत्री बना, लेकिन चुनाव के पहले प्रधानमंत्री तय नहीं था। जेपी थे लेकिन प्रधानमंत्री तय नहीं था, और लोग जानते थे कि जेपी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, फिर भी लोगों ने वोट दिया। दूसरा उदाहरण है वीपी सिंह का 1989 में, कि लोग जानते थे कि वीपी सिंह नेता हैं, ये प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने जो भी सीटें दी वो दिया जनता दल को। इसलिए इसमें चिंता करना कि कौन बनेगा मुझे लगता है कि बिल्कुल बेमानी चिंता है। दूसरा जो आपका सवाल था, क्या ममता बनर्जी में ये क्षमता है? बिल्कुल क्षमता है। आपने खुद ही कहा कि उन्होंने इतने साल बिताए हैं, लगभग 2 दशक केंद्र की राजनीति में, यहाँ मंत्री रही हैं, पार्लियामेंट की मेंबर रही हैं, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री भी रही हैं, तीसरे टर्म की मुख्यमंत्री हैं। तो उसमें उनमें तो वो सारे गुण हैं जो एक अच्छा प्रधानमंत्री में होना चाहिए, और जो कि 7 साल पहले मोदी जी जब बने तो उनमें नहीं था। तो इसलिए उनको बनने में कोई दिक्कत नहीं है। उसमें यही है कि मेजॉरिटी मिलेगी। तो ममता बनर्जी कोई रीजनल सैट्रप नहीं है अभी आज के दिन जो आप जिक्र कर रहे थे कि शी इज नॉट ए रीजनल सैट्रप। ये नहीं है कि किसी स्टेट में कन्फाइंड रही और वहीं से उन्होंने तीसरी बार बंगाल के ऊपर जीत दर्ज की। नहीं, वो केंद्र में भी रही हैं, मंत्री रही हैं, महत्वपूर्ण विभाग की मंत्री रही हैं, और पूरा अनुभव है उनको केंद्र का। अब एक आखिरी और निजी सवाल आपसे। जी, बहुत सारे हम पत्रकारों के बीच में लोग चर्चा करते हैं कि यशवंत सिन्हा जी विपक्षी दलों को एक करने में देश के अगले हरकिशन सिंह सुरजीत हो सकते हैं। तो क्या आपका राष्ट्र मंच इसी दिशा में तो नहीं बढ़ रहा है, और आप खुद को हरकिशन सिंह सुरजीत की भूमिका में कहाँ पाते हैं? मैं अपने को यशवंत सिन्हा की भूमिका में पाता हूँ,
जिन बड़े बड़े लोगों का आप नाम ले रहे हैं उनकी भूमिका अदा करना मेरे लिए संभव नहीं है। हरकिशन सिंह सुरजीत ने बहुत ही काम किया था, आपको पता है। तो इसलिए वो सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। राष्ट्रमंच का आपने जिक्र किया, राष्ट्रमंच हम लोगों ने 3 साल पहले बनाया था। देश में जो परिस्थितियां थी उसको देखते हुए हम लोगों ने महसूस किया कि राष्ट्रमंच, जो कि नॉन पार्टी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, बहुत लोग राष्ट्रमंच को कहते हैं कि गैर राजनीतिक है। नहीं, गैर राजनीतिक नहीं है, राजनीतिक है, लेकिन पार्टियों से ऊपर उठकर है। एक ही पार्टी नहीं है, कई पार्टी के लोग उसमें हैं, समाज के थॉट लीडर्स हैं, और भी बहुत से लोग हैं जो कि चाहते हैं कि देश में बदलाव हो। तो राष्ट्रमंच जो है वो अपना काम करता रहेगा। टीएमसी में रहकर मैं जो कुछ कर सकता हूं मैं करता रहूंगा, और जब तक मन दिमाग साथ दे रहा है, शरीर साथ दे रहा है, आप पाएंगे कि देश की राजनीति में यशवंत सिन्हा एक्टिव है। एक साथी सवाल अक्षय जी, एक सवाल और। 5 राज्यों के चुनाव हैं और उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है। कहा भी जाता है दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है। पिछले दिनों में जो सिचुएशन बनी और जब चुनाव उत्तर प्रदेश में पास आता है तो धर्म के मुद्दे बहुत तेजी से उभरने लगते हैं, जिससे पूरा राष्ट्र प्रभावित होता है। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपकी और टीएमसी की क्या भूमिका रहने वाली है? इस लास्ट प्रश्न का जवाब देने के पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने लखनऊ से दिल्ली तक का एक बढ़िया वर्ल्ड क्लास हाईवे बनाया है। कभी मौका मिलेगा तो आप गए होंगे या जाएंगे। जी। वर्ल्ड क्लास, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास वो हाईवे है। इसलिए लखनऊ से दिल्ली का रास्ता प्रशस्त हो गया है। अब उतना मुश्किल नहीं रहा, उतना समय भी अब नहीं लगता है। दूसरी बात, क्या भूमिका रहेगी टीएमसी की, इसके बारे में आने वाले दिनों में हम बता पाएंगे आपको, क्योंकि इसके बारे में भी चर्चा नहीं हुई है। और जाहिर है कि टीएमसी भाजपा का साथ तो नहीं ही देगी, इसलिए भाजपा के सामने जो खड़ा रहेगा उसका साथ टीएमसी को देना चाहिए। उसके कितने लोग आपस में, उसके कितने उम्मीदवार लड़ेंगे, ये सब जो है ये भविष्य के गर्त में आज के दिन। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लगा अभिषेक जी, आज हमारे पहला शो के पहले मेहमान, और इतनी नॉलेज और इतना ज्ञान। यशवंत जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और हमें उम्मीद है कि आगे भी आपका सानिध्य हमको मिलता रहेगा। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारा ये खास शो लुटियंस अड्डा जो आज ही शुरू हुआ, और एक विशिष्ट मेहमान हमारे साथ थे यशवंत सिन्हा। आप देख रहे होंगे कि देश की राजनीति के मर्म को कितना जानते हैं, कितना पहचानते हैं। हम रोज रात को 9 बजे लुटियंस अड्डा पे अभिषेक जी आपके साथ एक नए विषय, नए परिचर्चा के साथ हाजिर होंगे। हमको लगता है कल से आप इस शो को भी उतना ही प्यार देंगे जितना आप 4 PM को ये बाकी शो को देखते रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा इंटरव्यू हो गया वो अपना